अप्रैल 2020 में जब सीमा पर तनाव और कोविड-19 महामारी से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता अपने चरम पर थी, तब भारत सरकार ने अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया। उसने प्रेस नोट 3 पेश किया, जो एक नीति संशोधन था और इससे उन देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियम पूरी तरह बदल गए, जिनकी भारत से भूमि सीमा लगती है। ये कदम भले ही किसी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लेता था, लेकिन सभी मानते थे कि इसका मुख्य मकसद चीन को ही निशाना बनाना था। सरकार की सबसे बड़ी चिंता थी कि महामारी के कारण बाजार में आई गिरावट से भारतीय कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत कम हो गई है और ऐसे में अवसरवादी अधिग्रहण की संभावना बढ़ गई है। सरकार को डर था कि चीनी कंपनियां इस कमजोरी का फायदा उठाकर रणनीतिक संपत्तियों को सस्ते में खरीद सकती है। इस नीति के तहत इन पड़ोसी देशों से आने वाला कोई भी निवेश अब केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकता था, चाहे वह किसी भी सेक्टर में हो। इससे पहले ज्यादातर सेक्टरों में निवेश के लिए ऐसी मंजूरी जरूरी नहीं थी। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों ने सरकार के इस सतर्क रुख को और पुख्ता कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों में भी ठंडापन आ गया। इन पाबंदियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी समझा गया, ताकि भारत की कंपनियों पर ऐसे देश की पूंजी का अनावश्यक प्रभाव न पड़े, जिसके साथ उसके गंभीर भू राजनीतिक मतभेद हैं। इससे चीनी निवेशकों के लिए एक दीवार खड़ी हो गई और पूंजी का प्रवाह काफी धीमा हो गया। इन वर्षों में इस नीति का खासा असर पड़ा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2025 तक चीन से भारत में कुल FDI लगभग $2.5 अरब ही रहा, लेकिन इन पाबंदियों ने कई संभावित सौदों को रोक दिया और भविष्य के निवेश के लिए अनिश्चितता का माहौल बना दिया। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में चीनी वेंचर कैपिटल एक अहम फंडिंग स्रोत था, जो अब लगभग बंद हो गया। ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों की कंपनियां, जो भारत में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहती थीं, अब जटिल और धीमी मंजूरी प्रक्रिया से जूझ रही हैं। सरकार का संदेश साफ था, आर्थिक सहयोग को जमीनी हकीकत और सुरक्षा के सवालों से अलग नहीं किया जा सकता। अब 5 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद बातचीत का रुख बदल रहा है, भू राजनीतिक माहौल बदल रहा है और भारत के सामने आर्थिक मजबूरियां भी नई हैं। सीमा विवाद अभी भी हल नहीं हुए हैं, लेकिन नीति निर्माताओं के बीच यह सोच बढ़ रही है कि चीनी निवेश पर पूरी तरह रोक लगाना, खासकर जब भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की कोशिश कर रहा है, शायद लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। अब बहस पूरी रोक से हटकर नियंत्रित छूट की तरफ बढ़ गई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी निवेश के आर्थिक फायदों के बीच संतुलन तलाशा जा रहा है। नई दिल्ली और बीजिंग के बीच कूटनीतिक संबंधों में आई नरमी नीति में संभावित बदलाव का एक बड़ा कारण है। हाल के महीनों में उच्च स्तरीय वार्ताओं की रफ्तार बढ़ी है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते में स्थिरता लाने की साझा इच्छा झलकती है। मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की द्विपक्षीय यात्राओं का सिलसिला लगातार चल रहा है, जिनका मकसद विश्वास बहाल करना और वर्षों से ठप पड़ी संवाद की राहें फिर से खोलना है। इन चर्चाओं में कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर शुरू करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाने के लिए वार्ताओं में तेजी लाना। यही कूटनीतिक पहलू आर्थिक नीतियों की समीक्षा के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। FDI प्रतिबंधों में डील देने का सबसे ठोस प्रस्ताव नीति आयोग से आया है। जुलाई 2025 में इस संस्थान ने सरकार को सुझाव दिया कि चीन से आने वाले उन निवेश प्रस्तावों के लिए, जिनमें 24% तक हिस्सेदारी है, पूर्व अनुमति की शर्त हटाई जा सकती है। यह सुझाव एक मध्य मार्ग देता है, जिससे छोटे गैर नियंत्रणकारी निवेश तो अपने आप स्वीकृत हो जाएंगे, लेकिन बड़े और रणनीतिक अधिग्रहणों के लिए स्क्रीनिंग बनी रहेगी। इस तरीके में यह मान्यता है कि हर चीनी निवेश खतरे की तरह नहीं देखा जा सकता और छोटे निवेश से भारतीय कंपनियों को पूंजी मिल सकती है, बिना राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए। कूटनीतिक गर्माहट अब और बढ़ने वाली है। अगस्त
2025 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की बीजिंग यात्रा, जो 6 साल बाद हुई, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात एक बड़ा कदम थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के अंत में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं, जो 7 साल में उनकी पहली चीन यात्रा होगी। ऐसे उच्च स्तरीय संवाद सकारात्मक माहौल बनाते हैं और बड़ी नीतिगत घोषणाओं जैसे प्रेस नोट 3 पर पुनर्विचार का रास्ता खोल सकते हैं। इन घटनाओं से साफ है कि भारत की विदेश नीति में व्यावहारिक बदलाव आ रहा है। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, लेकिन अब यह समझ है कि पूरी तरह आर्थिक दूरी न तो संभव है और न ही फायदेमंद। चीन की तरफ से रेयर अर्थ मैग्नेट्स और उर्वरकों जैसी जरूरी सामग्रियों की आपूर्ति में सहयोग की पेशकश दोनों देशों की साझेदारी की इच्छा दिखाती है। संबंधों में यह धीरे धीरे आती सामान्यता ही एफडीआई प्रतिबंधों में किसी भी छूट की राजनीतिक नींव बनेगी, क्योंकि भारत अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ जटिल रिश्तों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। एफडीआई नियमों पर दोबारा विचार करने का समय एक और बड़े वैश्विक घटनाक्रम से जुड़ा है, अमेरिका द्वारा भारी टैरिफ लगाए जाना। 27 अगस्त 2025 को अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर 50% का व्यापक टैरिफ लागू हो गया। इस फैसले ने भारत के लिए बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया है, जिससे उसके निर्यात की गणना बिगड़ गई और अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों पर जबरदस्त दबाव आ गया है। वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौता न हो पाने से भारतीय निर्यातकों को अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक में भारी प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे सरकार को आर्थिक विकास और व्यापार के नए रास्ते तलाशने पड़ रहे हैं। इन अमेरिकी टैरिफों का असर गहरा होने की आशंका है। विपक्ष ने चेतावनी दी है कि इससे 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, खासकर कृषि, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए, भारतीय किसान जो झींगा जैसी चीजें निर्यात करते थे, अब उनके सामने बड़ा अवरोध है, जिससे सरकार को घरेलू खपत बढ़ाने के तरीके तलाशने पड़ रहे हैं। इस बाहरी झटके ने भारत के लिए जरूरी बना दिया है कि वह अपने आर्थिक साझेदारों को विविध बनाए और पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता घटाए। इस नए संदर्भ में चीन के साथ आर्थिक संबंध सुधारना अब सिर्फ कूटनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूरी बनता जा रहा है। यही वह जगह है जहां चीन पर एफडीआई प्रतिबंधों में डील एक रणनीतिक विकल्प बन जाता है। अगर भारत में चीनी पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिलेगी, बुनियादी ढांचे में निवेश आएगा और रोजगार के मौके बनेंगे। वहीं अमेरिकी दबाव झेल रही चीनी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा और बढ़ता बाजार है। मिलकर काम करने से इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। यह साझेदारी दोनों देशों को ऐसी सप्लाई चेन बनाने में मदद कर सकती है जो पश्चिम पर कम निर्भर हो, और यही दोनों देशों के दीर्घकालिक हितों के अनुरूप है। इसलिए अमेरिकी टैरिफ ने भारत को और व्यावहारिक और बहुध्रुवीय आर्थिक नीति की ओर धकेल दिया है। सरकार जीएसटी सुधार जैसे घरेलू उपायों पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन बाहरी चुनौती की गंभीरता व्यापक रणनीति की मांग करती है। वॉशिंगटन से आया दबाव अनजाने में ही सही, नई दिल्ली और बीजिंग के लिए साझा हितों के आधार पर करीब आने का मौका बन गया है। एफडीआई नियमों में संभावित डील साफ संकेत है कि साझा चुनौतियों के बीच भारत पुराने नियमों पर फिर से सोचने और नए साझेदारी के रास्ते तलाशने को तैयार है। चीन पर एफडीआई प्रतिबंधों में डील देने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह का असर पड़ सकता है, जिसमें बड़े मौके भी हैं और कुछ चुनौतियां भी। एक तरफ चीनी पूंजी का नया प्रवाह उन क्षेत्रों में बड़ा संजीवनी दे सकता है जिन्हें निवेश की सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे बुनियादी ढांचा, विनिर्माण और तकनीक। इससे मेक इन इंडिया अभियान को गति मिल सकती है, क्योंकि इससे अत्याधुनिक तकनीक, मशीनरी और उत्पादन विशेषज्ञता भारत आ सकती है। इससे भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी, जिससे वह एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी निर्यातक बन सकता है और बड़ी संख्या में
युवाओं के लिए रोजगार के मौके बन सकते हैं, जो सरकार की घरेलू प्राथमिकता भी है। भारतीय कंपनियों, खासकर स्टार्टअप्स और मझोले उद्यमों के लिए एफडीआई नियमों में डील का मतलब है पूंजी का नया स्रोत। पहले चीनी वेंचर फंड्स ने भारत की कई सफल तकनीकी कंपनियों की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई थी। इस चैनल के दोबारा खुलने से स्टार्टअप इकोसिस्टम में नई ऊर्जा आ सकती है, जिससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए भी इसका मतलब है ज्यादा विकल्प और कम कीमतें, खासकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में, जहां चीनी कंपनियों की वैश्विक मौजूदगी काफी मजबूत है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा से घरेलू कंपनियां भी ज्यादा कुशल और नवाचारी बनेंगी, जिससे आखिरकार आम ग्राहक को फायदा होगा। लेकिन इस कदम के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जिनका नीति निर्माताओं को सावधानी से प्रबंधन करना होगा। चीनी निवेश को लेकर जो शुरुआती राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक चिंताएं थीं, वे अब भी बनी हुई हैं। नीति आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा सुझाया गया संतुलित तरीका बेहद जरूरी है, जिससे निवेश उत्पादक क्षेत्रों में आए, लेकिन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या संवेदनशील उद्योगों पर विदेशी नियंत्रण न हो। नियामकों को चौकस रहना होगा, ताकि प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार या सस्ते सामान की डंपिंग जैसी चीजों से घरेलू उत्पादकों को नुकसान न पहुंचे, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों को, जो बड़ी राज्य समर्थित चीनी कंपनियों से मुकाबला करने में कमजोर हो सकते हैं। आखिरकार एफडीआई प्रतिबंधों में डील देना भारत के लिए एक नाजुक संतुलन साधने जैसा है। यह आर्थिक विकास के अवसरों का लाभ उठाने और भू राजनीतिक एवं सुरक्षा जोखिमों को कम करने के बीच का चुनाव है। किसानों, व्यापारियों और आम लोगों पर इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति को कितनी कुशलता से लागू किया जाता है। अगर सही तरीके से प्रबंधित किया गया तो यह आर्थिक गतिविधि को गति दे सकता है और समृद्धि के नए रास्ते खोल सकता है। अगर नहीं, तो यह घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा के खतरे में डाल सकता है। आगे का रास्ता सावधानी, पारदर्शी नियमों और बदलते आर्थिक एवं रणनीतिक हालात की लगातार समीक्षा की मांग करता है।